So guys, as you know, DNA is carry all the genetic information that is transmitted to the daughter cells after diffusion. देखो DNA जो है, सॉरी, DNA जो है वो कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू डॉटर सेल्स. तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डॉटर सेल्स की तरफ चली जाती है आफ्टर डिफ्यूजन, जब वो डिवाइड करता है. सो द नॉलेज ऑफ structure of DNA enabled the scientists to work out the detailed mechanism of processes such as DNA replication and recombination. तो जो डीएनए के स्ट्रक्चर की नॉलेज थी, उसने इनेबल कर दिया कि साइंटिस्ट जो थे वो वर्क कर पाएँ डिटेल्ड मैकेनिज्म या फिर प्रोसेस के ऊपर डीएनए की रेप्लिकेशन पे. पर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए मेक अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ. डीएनए जो था, डीएनए नंबर 1 डीएनए था, डीएनए खुद की कॉपी बना लेता है. डीएनए ने खुद की कॉपी बना दी. उसके बाद क्या होगा? कॉपिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. डीएनए मेक कॉपी ऑफ इट्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड डीएनए एप्लीकेशन इज ऑल्सो रैपिड एज डुप्लीकेशन. डीएनए को हम ऐसे कह सकते हैं डुप्लीकेशन भी, क्योंकि ये खुद की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉपी करवा रहा है. तो डीएनए एप्लीकेशन इज अ प्रोसेस बाय डीएनए मेक आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ बिफोर सेल डिवीजन. ठीक. So before each division, duplication of DNA molecules take place by replication. तो देखो, each division होने से पहले जो डुप्लीकेशन है डीएनए की, मतलब कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है, वो फॉर्मेशन करती है कॉपी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जेनेटिक मॉलिक्यूल्स की कॉपी बनाना. जेनेटिक मॉलिक्यूल्स की कॉपी बनाना. DNA replication is a process which DNA make a copy of itself during cell division. तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है इसके फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल सेमी कंजर्वेटिव, बाई डायरेक्शनल, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट और डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में अकर होती है. तो डीएनए रेप्लिकेशन का इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये बाई डायरेक्शनल है. ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये यहाँ से दोनों तरफ होगी रेप्लिकेशन. और सेमी कंजर्वेटिव नेचर है इसका. टेम्पलेट डिपेंडेंट है कि पेरेंट के टेम्पलेट स्टैंड पर डिपेंडेंट करती है और अकर करती है एस फेज में. तो देखो, इन प्रोकैरियोट्स में सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट टू फॉर्म लूप और सर्कल. तो प्रोकैरियोट्स में सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है. प्रोकैरियोट्स में सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि प्रेजेंट करता है फॉर्म ऑफ लूप में या फिर सर्कल में. ठीक. इन कंट्रास्ट देयर इज सेवरल डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन जीनोम ऑफ यूकैरियोट्स. तो यूकैरियोट्स के जीनोम में लीनियर डबल स्टैंडर्ड बहुत सारे सेवरल मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो we start with the modes of DNA replication. So first mode we will study about bidirectional replication. या फिर कह सकते हैं हम यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन, बाईडायरेक्शनल रेप्लिकेशन. तो मैंने पहले भी बताया था, बाईडायरेक्शनल रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस स्टार्ट एट द ओरिजिन ऑफ, जो कहाँ पर स्टार्ट होता है ओरिजिन पर. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और आई की साइड से रेप्लिकेट करता है. राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकती है रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन की डायरेक्शन बाई डायरेक्शनल है, राइट भी है लेफ्ट भी है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से. दिस इज कॉल्ड एंड सेकंड मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन. तो ये प्रोसीड करती है डायरेक्शन ओनली ओरिजिन से वन डायरेक्शन की तरफ, एक डायरेक्शन की तरफ. अगर हम डिटेल में स्टडी करें टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन में, तो सेमी कंजर्वेटिव आएगी, बाई डायरेक्शनल आएगी, ठीक है, एंड सेमी डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन भी होती है. सो हम अगर डिटेल में देखें, अब मैं जो बोलूँगी उसको ध्यान से सुनना. ठीक. अगर मैं एक अननेम्ड डॉक्यूमेंट ले लूँ तो उसमें ये सब ध्यान से देखना. अगर हम सबसे पहले देखें कि डी जो वैटसन और क्रिक ने मॉडल बनाया था,
विटसन एंड क्रिक ने मॉडल बनाया था डीएनए का। डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर में उसने बताया था कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसमें डीएनए की जो बैकबोन है, ये वाला स्ट्रैंड की बैकबोन है वो डीऑक्सीराइबो शुगर मॉलिक्यूल के साथ प्लस फॉस्फेट से बनी हुई है। ठीक है, फॉस्फेट से बनी हुई है, और इसके बीच में जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स हो रहे हैं, इसके बीच में जो बेस पेयरिंग हो रही है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हो रही है। अगर ए से टी के साथ बॉन्डिंग हो रही है तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर सी से जी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, यही बताया था, यही है हमारा डबल हेलिक्स डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो कि जिसमें जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स हैं वो बिल्कुल एंटी पैरेलल हैं। जैसे कि फर्स्ट एंड में 3' 5' 3' 5'। ठीक है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई इसके बारे में। सो डीएनए जो है, डीएनए सुजेस्ट द पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर एप्लीकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। 3 मॉडल्स होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के। बेसिक में देखें, डीएनए के रेप्लिकेशन के 3 मॉडल्स हैं। एक तो है कि हम डीएनए रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव होती है, डिस्पर्सिव होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है। बट जनरली रियल लाइफ में सेमी कंजर्वेटिव ही हम फॉलो कर लेते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अगर आपसे कोई मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पूछे तो आप सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बताएंगे। तो मैं जनरली बता देती हूँ, कंजर्वेटिव टाइप में डीएनए के जो स्टैंड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं सच एंड अ न्यू कॉपी ऑफ डीएनए सिंथेसाइज फ्रॉम ओल्ड मॉलिक्यूल। तो कंजर्वेटिव में क्या है कि डीएनए के ओल्ड ये पेरेंटल स्टैंड था, तो इससे रेप्लिकेशन हुई तो एक कॉपी पेरेंटल स्टैंड की बनी, एक कॉपी जो बनी वो बनी न्यू डॉटर की। ठीक है, ठीक है, और एक कॉपी बनी न्यू वाली। ये कंजर्वेटिव हो गया कि एक पेरेंट से आ गई और एक ये पेरेंट वाली थी और ये डॉटर की थी। ये कंजर्वेटिव मोड हो गया, ये कंजर्वेटिव है। अगर हम देखें कि सेमी कंजर्वेटिव है, मतलब सेमी कंजर्वेटिव का मतलब, और चलो डिस्पर्सिव में पहले बता देती हूँ। इन डिस्पर्सिव मोड ऑफ एप्लीकेशन जो ऑड मॉलिक्यूल था डिसइंटीग्रेट करेगा, टू मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज। दो डिस्पर्सिव में क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये पेरेंटल स्ट्रैंड था हमारा, ठीक, और ये है हमारा, ये था हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड। तो इसकी ही एग्जैक्ट कॉपीज बनेंगी, सॉरी ऐसे नहीं, हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड और इसकी ही एग्जैक्ट कॉपीज बनेंगी आगे, एग्जैक्ट कॉपीज। ये है डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव की द मोड ऑफ एप्लीकेशन, द ओल्ड मॉलिक्यूल डिसइंटीग्रेट एंड टू मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज। ये पुराना जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सबको अगर तो अगर ये था हमारा एक मॉलिक्यूल, वो डिसइंटीग्रेट करेगा, वो छोटे छोटे 2 पीसेस में डिवाइड कर गया। तो ऐसे करके अगर ये बनाएंगे तो ये भी आगे आगे डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, ऐसे करके डिस्पर्सिव होता है।
ये इसका छोटा पार्ट बन गया और इसका थोड़ा छोटा, ऐसे करके डिस्पर्सिव है, मतलब कि वो ही स्टैंड रहेगा और वो टूट टूट के आगे बढ़ता रहेगा और बनाता रहेगा, रेप्लिकेट करता रहेगा। दिस इज अ डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। बट हमें सेमी कंजर्वेटिव ही पढ़ना है, हमारे उसमें वो इम्पॉर्टेंट है। सो सेमी कंजर्वेटिव अगर हम देखें, सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है, टाइप ऑफ एप्लीकेशन, द टू स्टैंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, मेंटेन देयर इंटीग्रिटी, सिंथेसाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड फ्रॉम द पूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो अब मैं क्या बता रही हूँ कि सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो है उसमें टू स्टैंड जो है वो सेपरेट होते हैं ईच अदर, खुद से सेपरेट होते हैं और मेंटेन करते हैं अपनी अपनी इंटीग्रिटी और कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ध्यान से सुनना, ये था हमारा पेरेंटल डीएनए। उन्होंने क्या बोला कि इसमें दो स्टैंड थे वो अलग अलग हो जाएंगे, ये सिंगल, ठीक है। ऐसे करके इन्होंने अब खुद से मतलब जो है वो सेपरेट हो गए, है ना। तो अब ये कॉम्प्लीमेंट्री खुद अपने से कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाएंगे, न्यू पेरेंटल स्टैंड, ये ऐसे करके बनेंगे। तो इस टाइप की जो है उसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। ये था हमारा पेरेंटल स्टैंड, ये था हमारा न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड, पेरेंटल स्टैंड, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। तो दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव। अब हम अगर सेमी कंजर्वेटिव हमको दिया किसने मोड ऑफ रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का, देखो वेटसन एंड क्रिक प्रपोज टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। वेटसन और क्रिक ने ये दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बना दिए थे डीएनए के, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि डबल हेलिक्स अनवाइंड एंड सेपरेट, जो था डबल हेलिक्स था वो वाइंड हुआ था, वो सेपरेट हो गया, जस्ट लाइक मैंने पहले बताया यहाँ पर, ठीक है। अनवाइंड हो गया, अनवाइंड हो गया डबल हेलिक्स अनवाइंड हो गया, ऐसे ऐसे करके। उसके बाद जो है वो सेपरेट हो गया। ईच स्टैंड गाइड द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। तो इन दोनों स्टैंड ने गाइड करी सिंथेसिस की इस कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड की। तो जब उन्होंने सिंथेसिस की इस कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड की, द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑफ ईच पेरेंटल स्टैंड इज यूज। तो जो पेरेंटल स्टैंड का सीक्वेंस था हमने वो यूज़ किया, पेरेंटल स्टैंड का सीक्वेंस हमने जब यूज़ किया to synthesize a complementary strand, this mechanism of DNA replication is called as semi conservative। तब हम इसको सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव, ठीक, सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं हम। उसके बाद दिस टाइप ऑफ रेप्लिकेशन, हाफ ऑफ द पेरेंटल मॉलिक्यूल इज कंजर्वेटिव इन, ठीक है। तो हाफ जड़ा है पेरेंटल मॉलिक्यूल वो कंजर्वेटिव हो गया इसमें, और हाफ जो है वो न्यू बना, मतलब ये वाला जो है वो न्यू बना, पेरेंटल वाला भी कंजर्व हो गया और उससे कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड भी बन गया। अब आप ये डायग्राम देखो, तो इसमें क्या है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ईच डॉटेड डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन वन पेरेंटल स्ट्रैंड एंड न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो पेरेंट डीएनए का एक स्ट्रैंड यहाँ पर, एक स्ट्रैंड यहाँ पर, और उससे कॉम्प्लीमेंट्री न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन गया। अब सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ कि एक पेरेंटल स्ट्रैंड था उससे कॉम्प्लीमेंट्री बन गया, ठीक है, यहाँ से, और एक फिर से पेरेंटल, उसमें थोड़ा थोड़ा न्यू कॉम्प्लीमेंट्री, और इसमें क्या हो गया, दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब इससे कॉम्प्लीमेंट्री बन गया, जो ये वाली प्रोजनी आई थी जो रेड वाली थी न्यूली सिंथेसाइज, तो उससे कॉम्प्लीमेंट्री बन गया आ गई चीज़ उसमें। तो सेमी कंजर्वेटिव जो रेप्लिकेशन है इसको मेल्सन और सेथल एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था। तो इन्होंने क्या किया कि डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव प्रूव करने के लिए इन्होंने नाइट्रोजन ली, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट है डीएनए का। नाइट्रोजन जो होती है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है डीएनए का। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इकोलाई के दे ग्रो इकोलाई, उन्होंने इकोलाई को ग्रो किया, इकोलाई का कल्चर होता है जो हमारा, उसको ग्रो किया मीडियम में। कौन से मीडियम में, वो मीडियम था 15N
H4Cl, ठीक है। इस वाले मीडियम ने उन्होंने इकोलाई के कल्चर को ग्रो किया। उन मीडियम के पास हाईवी आइसोटोप थे नाइट्रोजन के, 15 नाइट्रोजन के हैवी हाई आइसोटोप थे, और 14 नाइट्रोजन इज़ अ नेचुरली अबंडेंट आइसोटोप, जो हमारे नेचर में नेचुरली अबंडेंट होता है। आफ्टर ग्रोइंग बैक्टीरिया ऑन 15 nitrogen containing medium, the several generation they found DNA of the cells had a high density। तो उन्होंने देखा कि डीएनए की सेल्स की डेंसिटी थी वो हायर हो गई। ठीक, मैं यहाँ पर आपको करके बताती हूँ। बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मीडिया बनाया जिसमें उन्होंने इकोलाई को ग्रो करवाया, इकोलाई के कल्चर को। किस मीडियम में? नाइट्रोजन 15 मीडियम में, जो हैवी आइसोटोप वाला होता है। ठीक, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करके देखा कि उसकी जो बैंड्स आ रही थी वो हैवी थी। ठीक, फिर उन्होंने क्या किया, यही वाली फ्लास्क में से ट्रांसफ़र कर दिए सेल नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम में। ठीक है, इकोलाई के सेल को यहाँ पर इनोकुलेट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया नाइट्रोजन 14 वाली फ्लास्क में। तब उन्होंने जब देखा कि जो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद यहाँ से रिज़ल्ट आ रहा है वो है हाइब्रिड डीएनए का, कमान हाइब्रिड डीएनए बन रहा है, हाइब्रिड डीएनए बन रहा है यहाँ पर। तो हाइब्रिड डीएनए में एक हैवी वाला है और एक लाइट है। तो आपको समझ आया, एक जो स्ट्रैंड था वो हैवी बन रहा है, एक लाइट बन रहा है नाइट्रोजन 14 वाले में से। अब जब उन्होंने लेकर गो करवाया, सेंट्रीफ्यूज करवाया, तब उसके बाद मैं बताती हूँ आपको उन्होंने कैसे प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है। तो ये स्ट्रैंड था सपोजिटली हमारा जो नाइट्रोजन 14 में बना है। तो ठीक है, एक सेकेंड, इसमें गड़बड़ हो गई है। ये नाइट्रोजन 14 वाला स्ट्रैंड, ठीक है। नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम से उन्होंने कल्चर लिया, सेंट्रीफ्यूज करवाया। सेंट्रीफ्यूज करवाने के बाद हमें क्या पता लगा कि जो बैंड्स आ रहे हैं डीएनए के, उनमें से एक हैवी है और उनमें से दूसरा जो है वो लाइट है। ठीक है, ये वाला लाइट है फॉर एग्जांपल। ठीक है, उन्होंने इसकी सेकंड जनरेशन ग्रो करवाई, सपोजिटली इसकी नाइट्रोजन 14 वाले की सेकंड जनरेशन ग्रो करवाई। ये तो हाइब्रिड बन रहा था, है ना, हाइब्रिड। अब हाइब्रिड जब बन रहा है, हाइब्रिड में कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी, नाइट्रोजन 14 की एंड 15 की। तभी तो वो हाइब्रिड हुआ, क्योंकि उसने अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म करी, है ना, फर्स्ट प्रोजेनी से सेकंड, ओरिजिनल डीएनए से फर्स्ट जनरेशन डीएनए में। अब जब वो फर्स्ट जनरेशन डीएनए ये वाला है जो कि हाइब्रिड है, जिसमें नाइट्रोजन 15 की और नाइट्रोजन 14 की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम जब इससे ग्रो करवाएंगे सेकंड जनरेशन नाइट्रोजन 14 की सेकंड जनरेशन, तब जब हमें मिलेगा, हमें कौन से स्ट्रैंड्स मिलेंगे, फॉर एग्जांपल हमें स्ट्रैंड्स मिलेंगे सेम ऐसे, एक तो सेम बिल्कुल ऐसे वाले सेम 2 स्ट्रैंड्स, है ना, एकदम ऐसे वाले सेम 2 स्ट्रैंड्स। अब हम और कौन से मिलेंगे जो कि हाँ, जो कि सपोजिटली डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल ये ऐसे जो इससे बने और इससे कॉम्प्लीमेंट्री बने, ठीक है, ये स्ट्रैंड मिलेंगे हमें। तो इससे क्या प्रूव करते हैं कि वो डेंसिटी जो है वो स्ट्रैंड्स की वो डिटरमाइंड यूजिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन। हमने सेंट्रीफ्यूगेशन से डेंसिटी चेक कर ली। तो ये टेक्निक हमें बताती है कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है नेचर। रिजल्ट हमें ये प्रूव करवाते हैं कि डीएनए एप्लीकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है इन नेचर।
आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम अगर मूव करें बाई डायरेक्शनल एप्लीकेशन में, मैंने पहले भी बताया बाई डायरेक्शनल जो एप्लीकेशन है ये या तो बाई डायरेक्शन मतलब दोनों डायरेक्शन में या फिर यूनी डायरेक्शन में होती है। ठीक है, बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बाई डायरेक्शन में, देखो दोनों जो एंड्स हैं वो मूव कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ आई से, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन से। और यूनी डायरेक्शन में जस्ट एक ही एंड मूव कर रहा है, दूसरा वाला स्टेशनरी है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। इन द बाई डायरेक्शनल दोनों मूव कर रहे हैं, यूनी डायरेक्शन में सिर्फ एक ही मूव कर रहा है। ठीक है, दिस इज द डायग्राम, आपको ये ड्रॉ करनी है। और ये जो डायग्राम शो कर रही है, ये वाली डायग्राम ये टाइप शो कर रही है सेमी डिसकंटिन्यूस, सेमी डिसकंटिन्यूस। सेमी डिसकंटिन्यूस एप्लीकेशन क्या होती है? द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड ओनली इन 5 to 3 डायरेक्शन। जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा? 5 to 3 डायरेक्शन। जो एक स्ट्रैंड है वो लीडिंग स्ट्रैंड होगा। ठीक है, कंटिन्यूसली बनेगा, जो कि ये कंटिन्यूसली बन रहा है कि लीडिंग स्ट्रैंड होगा। और जो डिसकंटिन्यूसली बनेगा वो होगा लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक, द कंटिन्यूसली सिंथेसिस ऑफ फोक अड, देखो ऐसा क्यों होता है कि एक डायरेक्शन को तो जो लीडिंग स्ट्रैंड है वहाँ पर सिंथेसिस कंटिन्यूसली हो रही है, क्योंकि वहाँ पर सिंथेसिस की फोक है कंटिन्यूसली खुल रही है ना, एडवांसेस हो रही हैं। तो दूसरा स्ट्रैंड है जो लैगिंग स्ट्रैंड है वहाँ पर सिंथेसिस है वो डिसकंटिन्यूसली हो रही है, बिकॉज जो इनिशिएशन है ईच फ्रेगमेंट की वो उसको वेट करना पड़ रहा है कि पेरेंटल स्ट्रैंड टू सेपरेट एंड एक्सपोज एडिशनल टेम्परेट, क्योंकि वो एक्सपोज कर पाएँ। यहाँ पर तो वो ना तभी की तभी एक्सपोज कर रहा है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉक का वेट हो रहा है कि वो अनबाइंड करे, यहाँ पर खुले खुले तो वो फ्रेगमेंटेड हो रही है। ठीक, जो वन स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज है कंटिन्यूसली, दूसरा डिसकंटिन्यूसली। ये कंटिन्यूसली है, ये डिसकंटिन्यूसली है। ठीक, द एप्लीकेशन इज कॉल्ड सेमी डिसकंटिन्यूस, तो इसको हम बोलते हैं सेमी डिसकंटिन्यूस एप्लीकेशन, सेमी डिसकंटिन्यूस एप्लीकेशन। And the leading strand shows a continuous application and by adding nucleotides to the growing end। यहाँ पर क्या हो रहा है? कंटिन्यूस हो रही है एप्लीकेशन, यहाँ पर कंटिन्यूसली न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं। यहाँ पर जो है लैगिंग स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूस एप्लीकेशन हो रही है, क्योंकि शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर्स यहाँ पर लग रहे हैं। जो कंटिन्यूस है वहाँ पर एप्लीकेशन फॉक बनता है, कंटिन्यूस में रेप्लिकेशन फॉक बनता है। सेमी डिसकंटिन्यूस है, ये सेमी डिसकंटिन्यूस टाइप की है, तो यहाँ पर एक लैगिंग स्ट्रैंड होगा और एक लीडिंग स्ट्रैंड होगा। डिसकंटिन्यूस में देखो यहाँ पर बनेगा ऐसे कर, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, सॉरी ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। तो हमारी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन जो थी वहाँ पर ईच डॉटर सेल कंटेन एक पेरेंटल सेल, दूसरा न्यूक्लियोटाइड। और जो मोड ऑफ एप्लीकेशन में बाई डायरेक्शनल एप्लीकेशन वो एक बहुत डायरेक्शन में होगी, यूनी डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में होगी। आई होप समझ पा रहे होंगे। लाइक बाई डायरेक्शनल की एक और डायग्राम यूनी डायरेक्शन की। तो बाई डायरेक्शनल मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में होती है, यूनी डायरेक्शन सम वायरसेस और फेज में हो रही है। वन रेप्लिकेशन फोर्म्स इन वन डायरेक्शन, यहाँ पर दो रेप्लिकेशन फोक होंगे, यहाँ पर एक ही रेप्लिकेशन फोक होगा जो इस डायरेक्शन को मूव करेगा। सो सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन देखो ओरिजिनल डीएनए था, वहाँ पर एक डॉटर स्ट्रैंड का एक न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन गया। सो ईच डॉटर सेल, so each DNA molecule has one parental old strand and one newly synthesized strand. I hope it's clear now. अब हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में। डीएनए रेप्लिकेशन में कौन से स्टेप्स हैं, पर उसे देखने के पहले हम देखेंगे कि एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स जो इन्वॉल्व हैं डीएनए रेप्लिकेशन में वो कैसे हैं।
कौन से हैं? सो डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज डीएनए हेलिकेज का फंक्शन है कि ये अनबाइंड कर दे डबल हेलिक्स को। ये डबल डबल हेलिक्स है, इसको अनबाइंड कर दिया, ऐसे करके खोल दिया। जैसे कि ये वाली डायग्राम में, एक सेकेंड, आगे दिखाएंगे। यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, उसको अनवाइंड कर दिया, एक स्ट्रैंड इधर खुल गया, एक स्ट्रैंड इधर खुल गया। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड बन रहे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डीएनए हेलिकेज। ठीक है, डीएनए हेलिकेज अनवाइंड करेगा डबल हेलिक्स को, ब्रेक करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द बेस पेयर्स। अब टोपो आइसोमेरेज का क्या काम है कि वो रिलीव कर देगा सुपर कॉइलिंग को, हेड ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर कटिंग एंड रीजॉइनिंग डीएनए स्ट्रैंड। टोपो आइसोमेरेज, देखो एक तरफ ये जो सुपर कॉइलिंग हो रही है, एक तरफ से स्ट्रैंड्स खुली हैं ऐसे करके, तो यहाँ पर टोपो आइसोमेरेज लगेगा जो कि रिलीव करेगा सुपर कॉइलिंग को रिलीव करेगा, ताकि रेप्लिकेशन फॉग है वो सुपर कॉइलिंग को रिलीव करेगा हेड द रेप्लिकेशन फॉग बाय कटिंग एंड रीजॉइनिंग डीएनए स्ट्रैंड। वो क्या काम है उसका? कट करेगा, फिर से ज्वाइन कर देगा, कट करेगा डीएनए स्ट्रैंड को, फिर से ज्वाइन कर देगा। ठीक है, डीएनए प्राइमेज। यहाँ पर डीएनए प्राइमेज का काम क्या है कि वो सिंथेसाइज करेगा सिंथेसाइज करेगा शॉर्ट आरएनए प्राइमर्स विच प्रोवाइड फ्री 3-OH ग्रुप फॉर डीएनए सिंथेसिस। देखो ये 3-5- जो थे, यहाँ पर आरएनए प्राइमर लगेंगे जो क्या प्रोवाइड करेंगे? फ्री 3-OH ग्रुप, ताकि डीएनए जनरेट कर पाए। तो प्रोवाइड करते हैं, ये क्या प्रोवाइड करेगा? एक स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करेगा डीएनए को। डीएनए प्राइमेज एक स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करेगा आरएनए को और डीएनए को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आरएनए को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। पर डीएनए पॉलीमरेज, तो भैया डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज को प्रोवाइड करेगा ताकि वो सिंथेसिस कर पाए न्यू डीएनए स्ट्रैंड की। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज एक डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है कि वो सिंथेसाइज करता है न्यू डुप्लेक्स ऑफ डीएनए बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड in 5' to 3' reduction, also perform proofreading and error correction। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है कि वो एक्सटेंड करता है आरएनए प्राइमर को। देखो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पर ये आरएनए प्राइमर लग गया। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर के बाद ये जहाँ पर ये डीएनटीपीस मतलब कि न्यूक्लियोटाइड्स के आकर ऐड होते रहेंगे, तो ये न्यू स्ट्रैंड बनेगा। Extend RNA primers by adding DNTPs in 5' to 3' direction main replicative polymerases। इनमें कौन से मेन रेप्लिकेटिव पॉलीमरेजेस हैं? पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज 3 इन बैक्टीरिया, पॉलीमरेज सिग्मा एंड एप्सिलॉन है, वो यूकेरियोट्स में होता है। ठीक है, सिग्मा एंड एप्सिलॉन जो पॉलीमरेज है वो यूकेरियोट्स में होता है। ठीक, और डीएनए पॉलीमरेज का काम प्रूफ रीडिंग और एरर करेक्शन करना भी होता है। प्रूफ रीडिंग एंड एरर करेक्शन। अब बात आती है डीएनए लाइगेज की। डीएनए लाइगेज जो करता है वो गैप को सील करता है। देखो डीएनए लाइगेज था जो ये छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं उनको जोड़ देगा, ग्लू की तरह काम करेगा और जोड़ देगा। ये कंप्लीट मॉलिक्यूल बन गया तो ये जोड़ेगा। तो डीएनए लाइगेज सील करेगा गैप ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट टू क्रिएट कंटिन्यूस डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए जॉइंस ओकाजाकी फ्रैगमेंट फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कैसे बॉन्ड से ज्वाइन करवाएगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाकर उनको बिटवीन एडजेसेंट फ्रैगमेंट्स ज्वाइन करवा देगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेंगे। ठीक, डीएनए उसके बाद आ गया सिंगल स्टैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्टैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन क्या होते हैं कि देखो जब हम डबल डीएनए हेलिक्स से एक गलत बन गई थोड़ी डायग्राम, ये था डबल डीएनए हेलिक्स, हमने रेप्लिकेशन हेलिकेज ने इसको खोल दिया। अब ये खोल गया तो ये ना थोड़ा अनस्टेबल है, तो इसको स्टेबल करने के लिए कि सिंगल स्ट्रैंड दोबारा से डबल स्ट्रैंड में रीडेचुरेट ना हो जाए, तो हम सिंगल स्ट्रैंडल प्रोटीन यूज़ करते हैं।
तो वो इसको यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड प्रोटीन को आके पकड़ लेते हैं और बाइंड करते हैं कि वो स्टेबल बने रहें, ताकि प्रिवेंट ना हो पाए रीअनीलिंग और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रिवेंट कर दें डीएनए डबल हेलिक्स टू फॉर्म रीनैचुरेशन एंड आफ्टर हेलिकेज अनवाइंडेड, जब हेलिकेज अनवाइंड कर जाता है, thus maintaining the strand separation and facilitating the synthesis of nascent strand। ठीक। अब टीलोमेरेज का काम क्या है कि वो लेंथ देता है टीलोमेरिक डीएनए बाय एडिंग रिपीटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस टू द एंड ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। तो यहाँ पर ये देखो, ये टीलोमेरेज है, वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है एंड पर, लेंथ टीलोमेरिक डीएनए की रेपिटेटिव न्यूक्लियोटाइड ऐड करी जाता है। देखो बार बार ये था एक स्ट्रैंड, टीलोमेरेज आया, उसने रेप्लिकेटिव जो है न्यूक्लियोटाइड्स वो ऐड करने यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में शुरू कर दिए। टीलोमेरेज एक्सटेंड करता है 3' एंड एट एंड ऑफ लीनियर क्रोमोसोम यूजिंग इट ओन आरएनए टेम्पलेट एड्स रिपीट्स टू प्रिवेंट शॉर्टनिंग। अब अभी दो एंजाइम्स और है जो इसमें नहीं है, वो है गायरेज, डीएनए गायरेज का काम है कि वो काइंड ऑफ टॉपोमेरेसिस है जो कि रिमूव करता है डीएनए की सुपर कॉइलिंग अहेड ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक। और डीएनए क्लैंप का क्या काम है? डीएनए क्लैंप क्या करता है कि प्रोटीन होता है ये जो प्रिवेंट करता है डीएनए पॉलीमरेज को डिसोशिएट होने से। डीएनए पॉलीमरेज को डिसोशिएट होने से प्रिवेंट करता है, डिसोशिएटिंग फ्रॉम द डीएनए पेरेंट स्ट्रैंड। देखो भाई यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज लगा था स्ट्रैंड पर, है ना, तो क्या करेगा, जो हमारा डीएनए क्रैम्प होगा वो इंश्योर करेगा कि ये ना छोड़ के ना चले जाए, डीएनए पॉलीमरेज उतर ना जाए हमारे स्ट्रैंड पर से ड्यूरिंग रेप्लिकेशन के प्रोसेसेस में। अब हम अगर देखें कि स्टेप्स क्या होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। ठीक, पहले हम डायग्राम, मैं आपको वो वाली डायग्राम दिखाऊं। देखो मैकेनिज्म में अकर्स, जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो 3 स्टेजेस में अकर करती है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से स्टार्ट होती है। इनिशिएटर प्रोटीन बाइंड्स टू ओराई एंड अनवाइंड द डीएनए। इनिशिएटर प्रोटीन कौन से हैं? हेलिकेज जो बाइंड करेंगे, इनिशिएटर प्रोटीन बाइंड करेगा और आई पर आकर अनवाइंड करेगा डीएनए। हेलिकेज जो है ब्रेक कर देगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द डबल हेलिक्स। तो टॉपोआइसोमेरेज आएगा यहाँ पर लगा हुआ है जो, वो सुपर कॉइलिंग को हेड रिलीव करेगा सुपर कॉइलिंग को। उसके बाद सिंगल साइडिंग बाइंडिंग प्रोटीन आएंगे, वो स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद इलॉन्गेशन होगी। इलॉन्गेशन में क्या होगा कि प्राइमेज सिंथेसिस होगी, शॉर्ट आरएनए प्राइमर आएंगे। ठीक है, प्राइमेज शॉर्ट आरएनए प्राइमर आएंगे। उसके बाद जो है डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाएगा 5' to 3' की डायरेक्शन में। लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा कंटिन्यूसली, लैगिंग होगा शॉर्ट ओकाज़की फ्रैगमेंट्स में। डीएनए लाइगेज जॉइन कर देगा ओकाज़की फ्रैगमेंट्स को बाद में। और टर्मिनेशन में क्या होगी, डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कंटिन्यूस होगी अंटिल टर्मिनेशन सीक्वेंसेस आर रीच। तो टर्मिनेशन सीक्वेंस जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक टर्मिनेशन डीएनए रेप्लिकेशन चलती रहेगी। तो आरएनए प्राइमर्स आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस बाय डीएनए। तब क्या होगा कि आरएनए प्राइमर्स जो थे लगे हुए उसको रिमूव कर दिया जाएगा और उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी बाय डीएनए। डीएनए लाइगेज सील कर देगा निक्स को, जो आरएनए प्राइमर्स की जगह थी वो उसको सील कर देगा। ठीक, 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे। मैं अगर और बताऊं समरी में कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इट इज़ बायडायरेक्शनल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड प्रोसीड्स 3 स्टेजेस, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। लीडिंग स्ट्रैंड इज कंटिन्यूस, लैगिंग स्ट्रैंड इज डिसकंटिन्यूस, जिसको हम बोलते हैं ओकाज़की फ्रैगमेंट। एंजाइम्स वर्क टुगेदर टू इंश्योर एक्यूरेट एंड एफिशिएंट रेप्लिकेशन। तो की पॉइंट्स क्या हैं कि रेप्लिकेशन प्रोसीजर जो है वो 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स का है, ईच विद 1 ओल्ड एंड 1 न्यू स्ट्रैंड। वही सब है। इनिशिएशन दोबारा से सुन लो जब अच्छे से समझ आएगा। इनिशिएशन में रेप्लिकेशन होगी स्टार्ट, हेलिकेज अनवाइंड करेगा, एसएसएस भी स्टेबलाइज करेगा, टॉपोआइसोमेरेज रिमूव करेगा सुपर कॉइलिंग।
प्राइमर में आरएनए प्राइमर आकर लगेगा, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा 5' स्ट्रैंड में, लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा, लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा। लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस कंटिन्यूअसली और लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस ओकर डिसकंटिन्यूअसली फॉर्म्स ओकर फ्रैगमेंट। ठीक, दिस इज अ डायग्राम। पेरेंट डीएनए टॉपोइसोमरेज आया, यहाँ पर प्राइमेज और हेलिकेज आया, यहाँ पर सिंगल साइडिंग बाइंडिंग प्रोटीन लगेगी। उसके बाद ये ओरिजिनल डीएनए ओकाजाकी फ्रैगमेंट प्राइमर, यहाँ पर डीएनए हो गया, ये हो गया लैगिंग स्ट्रैंड, ये हो गया लीडिंग स्ट्रैंड। ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर देना, बहुत हेल्पफुल रहेगी एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, उसके बाद प्राइमर रिमूव हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज 1 की हेल्प से। प्राइमर को कौन रिमूव करेगा, याद रखना डीएनए पॉलीमरेज 1। उसके बाद लाइगेशन होगी, डीएनए लाइगेज जो ज्वाइन कर देगा फ्रैगमेंट को, टर्मिनेशन रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी, टर्मिनेशन पॉइंट डीएनए पॉलीमरेज जो सिंथेसाइज करेंगे न्यू डीएनए स्ट्रैंड को। टाइप्स क्या हैं इनकी प्रोकैरियोट्स के, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3 इज मेनली रेप्लिकेटिंग एंजाइम। अब हम अगर देखें रेप्लिकेशन कैसे होती है प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स में, तो रेप्लिकेशन में ओरिजिन होगा, प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओरिजिन होता है, यूकैरियोट्स में मल्टीपल स्पीड होगी, प्रोकैरियोट्स में फास्टर, यूकैरियोट्स में स्लोअर। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स यहाँ पर लॉन्गर होते हैं, यहाँ पर शॉर्टर होते हैं, क्रोमोसोम सर्कुलर होता है, लीनियर होता है यूकैरियोट्स में। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो रिमूव कर देता है इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स यूजिंग 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है प्रूफ रीडिंग करना, तो ये फिडिलिटी मतलब प्योरिटी बनाकर रखता है और प्रिवेंट करता है म्यूटेशन होने से। अब हम देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स, यहाँ पर यूकैरियोट्स। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स की मैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा डीएनए मॉलिक्यूल का, वो अनजिप होगा, है ना। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो अनजिप होगा, ऐसे करके, ऐसे गाइस नो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वो अनजिप होगा। उसके बाद दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेलिकेज। ये आपको पता है एंजाइम हेलिकेज करेगा ये काम यहाँ पर रखकर। उसके बाद ब्रेक डाउन होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। उसके बाद सेपरेशन होगी डीएनए स्ट्रैंड्स की इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड क्रिएट्स वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्म। ठीक, वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्म जब बन जाएगी तो टू सिंगल स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट फॉर मेकिंग न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। तो ये टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे ये वाले स्ट्रैंड्स, ताकि न्यू स्ट्रैंड्स बन पाएँ। After that, one strand is orientated in the 3' to 5 direction towards the replication fork. एक होगा 5' to 3' डायरेक्शन में। जो 3' to 5' होगा वो होगा लीडिंग स्ट्रैंड, ये होगा लैगिंग स्ट्रैंड। This is called because of this difference in orientation, the two strands are replicated differently. तो because तो उसके बाद क्या होगा, जब दो रेप्लिकेशन फॉक्स बन जाएंगे लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड के बाद, तो फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर आएगा और बाइंड करेगा लीडिंग स्ट्रैंड पर, फिर प्राइमर स्टार्ट कर देगा डीएनए सिंथेसिस की। फिर उसके बाद पॉलीमरेज बाइंड करेगा डीएनए लैगिंग लीडिंग स्ट्रैंड पर एंड मूव करेगा, हेड कंप्लीट करेगा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, नाइट्रोजन बेसिस ऐड करता जाएगा 5' to 3' डायरेक्शन में। ऐसे ही रेप्लिकेशन कंटिन्यूस हो जाएगी यहाँ पर, ऐसे जो है रेप्लिकेशन कंटिन्यूस हो जाएगी और यहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगी। उसके बाद क्या होगा, जब ये हो जाएगा तो न्यूमरस आरएनए प्राइमर्स जो थे एंजाइमेटिक प्राइमर्स वो वेरियस पॉइंट पे लैगिंग स्ट्रैंड पर थे, वो जो है वो रिमूव होंगे। फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट आर एडिंग ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये मैंने बता दिया सब डिसकंटिन्यूस जो ये सब होगा। उसके बाद इनको ज्वाइन कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम ने गैप फिल कर दिए, ज्वाइन कर दिया और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कर दी डीएनए पॉलीमरेज से। उसके बाद वो चेक करेगा, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या होती है कि वो चेक करेगा ताकि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है
रेप्लिकेशन है। उसके बाद क्या होगा कि वो गैप फिल करने के बाद हेंस डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए लाइगेज ने ज्वाइन कर दिया, कंटिन्यूस स्ट्रैंड वो भी बन गया, तो डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म कंसिस्ट वन न्यू और वन ओल्ड न्यूक्लियोटाइड। तो ये एक पुराना, ये पेरेंटल स्ट्रैंड था, यहाँ पर एक न्यू स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक, बन चुका है, डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है, हेंस द डीएनए रेप्लिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज सेमी कंजर्वेटिव। तो ऐसे ही डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में जो ये डीएनए रेप्लिकेशन होती है ई कोलाई की, डीएनए रेप्लिकेशन occur इन सेमी कंजर्वेटिव मैनर। तो प्रोकैरियोट्स में सेमी कंजर्वेटिव मैनर में डीएनए रेप्लिकेशन होती है। इट रेफर्स टू द रेप्लिकेशन प्रोसेस in which two strands separate from one another with the integrity of each new synthesized complementary strand। ठीक। अब मैं आपको बताऊं कि रेप्लिकेशन जो है ऑफ डीएनए जो बिगिन करती है अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिक्स साइट्स called origin of replication at the site of the hydrogen bond between the bases are broken and paired bases separate. The sites where the pairs of replicated segments come together and join to and non-replicated DNA are all called replication fork. In bacterial chromosome, the DNA replication always जो begin होती है specific site तो begin होती है origin तो, ठीक है, और आई तो बिगिन होती है origin of replication से, ठीक। उस and each origin control replication of the of a unit of DNA called replicome, ठीक है। DNA called replicome, the bacteria have single specific origin of replication। तो प्रोकैरियोट्स में कुछ ऐसा, ये जो है ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। यहाँ पर एक फोराई सी होगा, ठीक। यहाँ से भी रेप्लिकेशन फॉक स्टार्ट होगी, यहाँ से भी रेप्लिकेशन फॉक स्टार्ट होगी। तो ये कौन सा है, ई कोलाई क्रोमोसोम। ओरिजिन से यहाँ से भी रेप्लिकेशन, यहाँ से भी रेप्लिकेशन, बाई डायरेक्शनल इन द फॉर्म ऑफ सेमी कंजर्वेटिव, ठीक। हम अगर यूकैरियोट्स में स्पेसिफिकली देखें तो यही ध्यान से सुनना, यूकैरियोट्स में हम अगर देखें तो द डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स सेमी कंजर्वेटिव मैनर में ही होगी, जैसे मैंने बताया था सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होगी। इन सेमी कंजर्वेटिव मोड टू complementary polynucleotide chains are synthesized and templates and the parental DNA strands undergo cleavage and two new double helix are formed। Two new double helix form carry old fragments and newly synthesized DNA. Since the parental strand are dispersed into two newly synthesized helicals, this is called dispersive replication। यहाँ पर जो पेरेंटल स्ट्रैंड था वो फ्रैगमेंट में डिवाइड होकर बनाना है, तो इसको डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन भी बोल देते हैं। दो मोस्ट एक्सेप्ट्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन आर सिमिलर इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट, बट स्टिल सम प्रोमिनेंट डिफरेंस आर नोटेड बिटवीन देम। देखो दोनों में डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस लगभग सेम ही है, तो मेजर डिफरेंसेस हैं। सम मेजर डिफरेंस ये हैं वो मैं अभी नोट डाउन करूँगी। तो यूकैरियोटिक सेल हैव लार्जर जीनोम एंड कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, लार्जर जीनोम होता है, लार्जर जीनोम एंड कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। DNA synthesis take place in some small portion of the cell cycle in eukaryotes। यहाँ पर स्मॉल स्केल में होती हैं, स्मॉल पोर्शन में होती है, एंड सेल साइकिल के यूकैरियोट्स में एस फेज में। डीएनए सिंथेसिस कंटिन्यूस, डीएनए सिंथेसिस नॉट कंटिन्यूस इन प्रोग्रेस। यहाँ पर जो है डीएनए सिंथेसिस वो डीएनए सिंथेसिस इज नॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूसली नहीं होती डीएनए सिंथेसिस, यहाँ पर होती होगी।
The larger DNA molecule in eukaryote take more time to replicate. Each chromosome contained a single origin. In eukaryotic chromosome contain multiple origin of replication. यूरोक्रोटिक में multiple origin sites होती हैं, प्लाज्मिड प्रोकैरियोट में एक ही होती है origin of replication ओरी। ठीक, DNA replication means two or more polymerases are used for replication for leading and replication step। तो अगर मैं डीएनए रेप्लिकेशन यूकेरियोट्स बताऊँ तो सेम ही है। डीएनए इनवाइट करेगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, हेलिकेज आएगा, रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगी और एक्सटेंड करेगा बोथ डायरेक्शन में, और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आएंगे, डीएनए को कॉल करेंगे रेप्लिकेशन फॉर्म तो ताकि रिवाइंडिंग ना हो पाए। उसके बाद टोपोआइसोमरेज आएगा, बाइंड करेगा ताकि सुपर कॉइलिंग अवॉइड किए जा सके। उसके बाद प्राइमेज आएगा, प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 स्टार्ट कर देगा एडिंग न्यूक्लियोटाइड करने। उसके बाद इलॉन्गेशन होगी बोथ लैगिंग स्ट्रैंड में और लीडिंग स्ट्रैंड में कंटिन्यूस। फिर आरएनए प्राइमर जो है रिमूव कर देगा बाय गैप डीएनए बाय फिल्ड डीएनए पॉलीमरेज 1। उसके बाद द गैप्स आर ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सील्ड बाय डीएनए लाइगेज। रेप्लिकेशन के टाइम कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं यूकेरियोट्स में। सम ऑफ दीज हैव आर कि यूकेरियोट्स की हाई लेवल पैकेजिंग होती है फ्रॉम टू फॉर्म द न्यूक्लियोसोम डीएनए बॉन्ड अराउंड हिस्टोन्स। तो डीएनए पॉलीमरेज फाउंड इन यूकेरियोट्स आर वर्क स्लोली। तो डीएनए पॉलीमरेज जो यूकेरियोट्स में होते हैं वो स्लोली वर्क करते हैं। मोर एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं कि स्पीड अप कर दें हम रेप्लिकेशन को। तो रेप्लिकेशन इनिशिएट इन मल्टीपल स्कैटर्ड हेड पार्ट। तो क्रोमोसोम लीनियर होता है यूकेरियोट्स में, तो दे पोजेस मोर अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो उसमें जेनेटिक मटेरियल ज़्यादा होता है। तो टिपिकल एनिमल सेल 50 टाइम्स लेता है मोर देन डीएनए देन बैक्टीरिया। तो इकोलाई हैज़ 4.6 मिलियन बेस पेयर, ह्यूमन हैव 3000 मिलियन बेस पेयर, तो इसलिए टाइम लग जाता है। अब मैं अगर हम डिफरेंस देखें डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल में, तो प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में होती है और यूकेरियोटिक में न्यूक्लियस के अंदर होती है। देयर इज सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन डीएनए मॉलिक्यूल, और यूकेरियोटिक में देयर आर मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन अक्कर एक पॉइंट पे होती है। रेप्लिकेशन अक्कर एट वन पॉइंट इन ईच डीएनए मॉलिक्यूल। रेप्लिकेशन एक ही पॉइंट पर होगी स्टार्ट डीएनए मॉलिक्यूल, फिर रेप्लिकेशन सेवरल पॉइंट पे साइमल्टेनियसली चलेगी। यहाँ पर ओनली वन रेप्लिकेशन फॉर्म होगी डीएनए मॉलिक्यूल, यहाँ पर बहुत सारी होंगी। न्यूमरस रेप्लिकेशन बबल्स आर फॉर्म्ड इन डीएनए मॉलिक्यूल। बोथ इनिशिएशन एंड elongation is carried out by DNA polymerase 3। इनिशिएशन के elongation DNA polymerase 3 करेगा। यहाँ पर इनिशिएशन इज carry out by DNA polymerase alpha and elongation occur with the help of DNA polymerase sigma and epsilon। यहाँ पर elongation होगी सिग्मा और एप्सिलॉन से, और इनिशिएशन होगी अल्फा से। यहाँ पर इनिशिएशन और elongation होगी डीएनए पॉलीमरेज 3 से। डीएनए गारेज रिक्वायर्ड होता है, डीएनए गारेज इज नॉट रिक्वायर्ड। इन प्रोकैरियोट्स रेप्लिकेशन इज वेरी फास्ट। अब इट आई अबाउट 2000 बेस पेयर्स न्यूक्लियोटाइड्स एडिट पर सेकेंड, और यहाँ पर रेप्लिकेशन स्लो होती है यूकेरियोट्स में जनरली 100 न्यूक्लियोटाइड्स आर एडिट पर सेकेंड। इसके बाद जो है रेप्लिकेशन इन यूकेरियोट्स में प्रोकैरियोट्स में ओकाज़की फ्रैगमेंट जो है वो बहुत लॉन्ग होता है, अबाउट 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स, और ओकाज़की फ्रैगमेंट यूकेरियोट्स में 100 to 200 लॉन्ग होता है। आरएनए प्राइमर रिमूव कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज 1 की हेल्प से, और आरएनए प्राइमरेज रिमूव बाय डीएनए पॉलीमरेज बीटा। ठीक है, यहाँ पर डीएनए सर्कुलर हेंस टेलोमेयर्स आर नॉट रेप्लिकेटेड, तो टेलोमेयर नहीं बनते। डीएनए इज लीनियर, तो लीनियर करने एंड ऑफ रेप्लिकेशन। अब जल्दी से हम देखिए ये सब यूनिट्स का पार्ट। इन प्रोकैरियोट्स में जो पॉलीमरेज 1, 2, 3 plays major role in DNA replication, while in eukaryotes alpha, beta, गामा, सिग्मा, एप्सिलॉन के क्रूशियल रोल इन डीएनए एप्लीकेशन। ठीक, के बाद यहाँ पर रोल ऑफ डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेज फाउंड इन यूकेरियोट्स। अल्फा वो सब यूनिट्स होंगी हैं, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होंगी। आरएनए डीएनए प्राइमर ऐड कर दे, इनिशिएशन कर दे सिंथेसिस। डेल्टा दी
सॉरी डेल्टा है ये, मैं सिग्मा बोलती थी। डेल्टा की 4 सब यूनिट्स होती हैं। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है, डीएनए रिपेयर होता है, प्रोटीन करवाता है। और जो अपसाइलन और गामा है, अपसाइलन की 4 यूनिट्स होती हैं। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करवाता है, प्रोटीन करता है। गामा 2 सब यूनिट होती हैं, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करवाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में रेप्लिकेशन एंड रिपेयर और रिएक्टिंग करवाता है। बीटा 1 सब यूनिट होती है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती, बेस एक्सीजन रिपेयर, डीएनए रिपेयर करवाता है। बीटा, जेटा, कापा, आयोटा की 1, बीटा की 1 सब यूनिट, जेटा की 2, कापा की 1, आयोटा की 1। तो इसमें एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती, डैमेज और डिसऑर्डर्ड ट्रांसलेशन टीएलएस डीएनए की सिंथेसिस करवाता है। थीटा, लैम्डा, म्यू एक सब यूनिट होती है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती, डीएनए रिपेयर करवाता है। ठीक, अब उसके बाद बचा म्यू, यू। म्यू की एक सब यूनिट होती है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती, फंक्शन हमें पता नहीं है म्यू। REV1 का फंक्शन सब यूनिट एक होती है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती, डीएनए रिपेयर करवाता है। सो फ्रॉम दिस इनसाइड हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन का पार्ट है तो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन